गाजा युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक है। क्या तुर्की के राष्ट्रपति इजरायल के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? क्या फिलिस्तीन को मिलेगा इंसाफ? वर्ल्ड लीडर के सामने क्या करने जा रहा एर्दोगान? दुनिया भर की निगाहें, जानेंगे पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, रूस और बेलारूस से सीधे जुड़ेगा पाकिस्तान। पुतिन का महा कॉरिडोर प्लान, हिंद महासागर तक होगी सीधी पहुंच, पश्चिम के लिए बड़ा झटका। इसी के साथ आपको बताएंगे, कुर्स्क में भीषण जंग जारी, रूस का बड़ा दावा, अब तक मारे गए 15,300 यूक्रेनी सैनिक, पुतिन से पंगा लेना जेलेंस्की को पड़ा भारी। दोस्तों, सभी खबरों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम नए आने वाले साथी से गुजारिश है, MW न्यूज को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी खबरें आसानी से मिल सकें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, जो गाजा पर इजरायल के क्रूर युद्ध और उसकी विस्तारवादी नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 79वें सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। वहां वो विशेष रूप से गाजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ फिलिस्तीन के लिए न्याय की मांग करेंगे। ये जानकारी तुर्की के सरकारी अखबार डेली सवा ने दी है। इस बार एर्दोगान का ये 14वां UNGA संबोधन होगा, जहां वो फिलिस्तीन के पूर्ण सदस्यता और अधिक देशों से मान्यता की मांग करेंगे। उनका ध्यान इजरायल के गाजा पर हमलों और इजरायली विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने पर रहेगा, ताकि गाजा में इजरायल के अत्याचार को रोका जा सके। वो इस बात पर जोर देंगे कि पूर्वी यरूशलेम को राजधानी मानकर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का गठन शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। दरअसल इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक 24 सितंबर 2024 से शुरू होगी। ये बैठक सालाना होती है और सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर देती है। इस दौरान दुनिया भर के नेता मौजूद होते हैं और इस बार यह बैठक ऐसे समय में होने जा रहा है जब इस वक्त इजरायल का गाजा में युद्ध जारी है। एर्दोगान का यह मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार होना चाहिए, जहां केवल 5 प्रमुख देश यानी 5 स्थायी सदस्य अन्य देशों की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। इसके लिए वो अक्सर कहते हैं दुनिया 5 से बड़ी है। डेली सभा के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति ने कई मौकों पर इजरायल की नीतियों की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की और इजरायल पर नरसंहार के आरोप लगाए। मई में तुर्की ने गाजा पर हमले के कारण इजरायल के साथ व्यापार संबंधों को खत्म कर दिया था। अगस्त में तुर्की ने दक्षिण अफ्रीका की पहल का समर्थन किया था, जिसमें इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में नरसंहार के लिए न्याय के कटघरे में खड़ा करने की मांग की गई थी। डेली सभा ने बताया, एर्दोगान संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच का उपयोग करते हुए इजरायल को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। 2019 में एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र में इजरायल की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने फिलिस्तीन के घटते क्षेत्र और इजरायल के फैलते क्षेत्रों का नक्शा दिखाते हुए कहा था कि फिलिस्तीन लगभग खत्म हो गया है, अब सिर्फ इजरायल बचा है। उन्होंने इजरायल पर लगे संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों के अनुपालन की कमी पर भी चिंता जताई थी और ये सवाल उठाया था कि अगर हम संयुक्त राष्ट्र में फैसलों को लागू नहीं कर सकते तो फिर इंसाफ कहां मिलेगा। इसके अलावा एर्दोगान फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उत्तरी साइप्रस के तुर्की गणराज्य TRNC को मान्यता देने और उसके साथ कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने का आह्वान करेंगे। इस बार उनके साथ तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान भी होंगे, जो गाजा में संघर्ष विराम के प्रयासों के लिए एक मजबूत कूटनीतिक पहल कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और रूस तथा बेलारूस के बीच रिश्ते और मजबूत होने जा रहे हैं। पाकिस्तान अब सीधे रूस और बेलारूस से सड़क मार्ग से जुड़ने जा रहा है। यह मल्टी मॉडल कॉरिडोर बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचेगा। इससे रूस आगे चलकर पाकिस्तान के रास्ते सीधे हिंद महासागर के बंदरगाहों से जुड़ जाएगा। पाकिस्तान इस मल्टी मॉडल कॉरिडोर से जुड़ गया है। उज्बेकिस्तान के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। उसने बताया कि इस समझौते के बाद व्यापार, आर्थिक रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और सामान का इस इलाके में आना जाना आसान हो जाएगा। इस तरह से पाकिस्तान उस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट गलियारे INSTC से भी जुड़ जाएगा, जो रूस को भारत से जोड़ने जा रहा है।
INSTC कुल 7200 किमी लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा, जो भारत को ईरान के रास्ते रूस से रेल, सड़क और जल मार्ग से जोड़ेगा। यह आर्मेनिया और कैस्पियन सागर से होकर जाएगा। वहीं पाकिस्तान को जोड़ने वाला कॉरिडोर रूस से होते हुए कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और फिर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान तक पहुंचेगा। भारतीय कॉरिडोर के ऐलान से पाकिस्तान टेंशन में आ गया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने इस कॉरिडोर से जुड़ने का फैसला किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इसका पाकिस्तान को प्रस्ताव दिया था। ईरान ने भी उसे ग्वादर बंदरगाह को चाबहार को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका और पश्चिम के लिए बड़ा झटका है। अब उज्बेकिस्तान के रास्ते बनने वाले कॉरिडोर से भी पाकिस्तान जुड़ जाएगा। बेलारूस को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर को बनाने की योजना अगस्त 2022 में बनाए गए थे। रूस और बेलारूस ने इस कॉरिडोर को बनाने में खास इच्छा जताई थी। नवंबर 2023 में रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद इसे बनाने का काम शुरू हुआ। इसके वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक तेरमेज़ में अप्रैल 2024 में हुई थी। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने ही ऐलान किया था कि वो इस कॉरिडोर में शामिल होंगे। इस वर्किंग ग्रुप की बैठक में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के विकास के लिए खास योजनाओं का रोड मैप बनाया गया। उज्बेकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के इस विशाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल होने के बाद क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा, साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे यूरेशिया के देश आपस में ज्यादा अच्छे से जुड़ जाएंगे। पाकिस्तान जहां अगर रूस से जुड़कर भारत की टेंशन बढ़ा सकता है, वहीं उस पर अमेरिका भड़क सकता है, जो मॉस्को से दोस्ती के खिलाफ है। पाकिस्तान इससे जुड़कर अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 2.5 साल से अधिक हो गए हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस के पश्चिमी सीमा में घुसपैठ कर कुर्स्क प्रांत के करीब 1000 किलोमीटर क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने के लिए रूसी सेना ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि पिछले 24 घंटे में 370 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इस प्रकार कुर्स्क में अब तक 15,300 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूस रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क इलाके में 3 जगहों से घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद रूसी सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी थी। रूसी सेना के अनुसार यूक्रेन की सेना को कुर्स्क में नाटो के रसद नहीं पहुंच पा रहे थे। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर अपनी बढ़त को लगातार बढ़ा रहा है और खार्किव से जुड़े कस्बों को एक के बाद एक सीज कर रहा है। बता दें कि रूस यूक्रेन के हमलों के बाद और आक्रामक हो गया है। रूस यूक्रेन के शहरों में लगातार हमला कर रहा है। खबरों के मुताबिक रूसी सेना ने कुर्स्क में अब तक 8,500 यूक्रेनी सैनिक मार गिरे हैं और वे लगातार कुर्स्क को आजाद कराने में जुटी है। यूक्रेन लगातार रूस पर ड्रोन से हमला कर रहा है, लेकिन ज्यादातर ड्रोन हमलों को रूस ने एयर डिफेंस से नाकाम कर दिया है। हालांकि कुछ ड्रोन मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और कोनाकोवो पावर स्टेशन पर गिरे हैं, जिसके बाद वहां आग लगने की कई खबरें सामने आई है। बता दें, रूस का कहना है कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना चाहता है। यूक्रेन का प्रयास है कि वो नाटो समूह में शामिल हो जाए, जिसे रोकने के लिए रूस ने कई बार धमकी दी है, क्योंकि यूक्रेन रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन है। तो दोस्तों, अगर आप भी फिलिस्तीन के लिए एक स्वतंत्र देश का मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस रिपोर्ट में बस इतना ही।